Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. अमेरिका ने ईरान को डेडलाइन दी है कि सैटरडे से पहले पहले वो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज के हवाले से अपना बयान दे। अगर ये मुमकिन नहीं होता तो जंग फिर से शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सीएम पंजाब मिस मरियम नवाज ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से जो मैसेज शेयर किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मिस फिजा अली ने एंटी पाकिस्तान ब्रिटेन मेंबर पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन की अवार्ड सेरेमनी में शिरकत की और इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पे एक अवार्ड भी मिला, उस पर भी बात करेंगे। और मिस्टर रेहान तारिक जो कि जर्नलिस्ट है, उनकी कह सकते हैं कि उनके अरेस्ट के बाद अब रूमर्स हैं या हकीकत है कि मिस्टर यासिर शमी को भी शायद अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें कितनी हकीकत है ये जानेंगे। और नाजरीन, इंडिया में सतलुज फिल्म बैन हो गई है। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या स्क्रिप्ट है कि उस फिल्म को पूरे इंडिया में उस पर पाबंदी लगा दी गई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अमेरिका ने ईरान को डेडलाइन दी है कि सैटरडे ख़त्म होने से पहले पहले उन्होंने अपना बयान देना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से। और अगर ये मुमकिन नहीं होता तो क्या होगा? जंग होगी या क्या? क्या ज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये एक डेडलाइन है, धमकी है। धमकी आमेज़ डेडलाइन है, ताज़ा तरीन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और जंग के दौरान भी वो ज़ाहिर है कि इस तरह की धमकी दे देते कि हम कल सुबह हमले कर देंगे, और वो कर देते थे। फिर वो बताते थे कि आज रात 12 बजे के बाद हम हमले कर देंगे, वो कर देते थे। तो इससे पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के आखिरी रसूमात के दौरान भी उन्होंने हमले किए हैं ईरान पे। और इस दौरान जवाज़ ये बनाया कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब पर हमला किया, उनके जहाज़ों पे और उनकी किसी बेस पे। तो अब ताज़ा तरीन जो मामला है, चूँकि सैटरडे ही बदस्तूर अभी चल रहा है अमेरिका में, तो सैटरडे हमारे सैटरडे ख़त्म होने के बाद तक सैटरडे के औकात कार रहेंगे। तो अमेरिका ने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ के हवाले से अगर ईरान अपना वज़ाहती बयान या एक गारंटी ओरिएंटेड बयान जारी नहीं करता, तो हम सिर्फ सैटरडे की रात 12 बजे तक इंतज़ार करेंगे। संडे जो है जुलाई 12 बनेगा ग़ालिबन, जी, जी। उसमें हम किसी चीज़ की एश्योरेंस नहीं दे सकते कि हम ईरान पर हमले रोकेंगे या नहीं करेंगे। इससे पहले तकरीबन 2 नाइट्स ही गुज़री हैं इस तरह की, जिसमें अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया। पिछले जो 2-3 दिन गुज़रे हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों पर और मुख्तलिफ़ सूबों पर अमेरिका ने बड़ी मैसिव बम्बार्डमेंट की है। और ख़ास तौर पे मशहद, जहाँ पे जनाज़े की रसूमात जारी थी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की, उस शहर को ख़ास तौर पे निशाना बनाया गया और उसके कुछ ब्रिज जो हैं वो तबाह कर दिए गए, रेलवे ट्रैक तबाह किए गए। तो अब जो है एक ये डेडलाइन आई है। उनका कहना है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से ईरान एक संजीदा और एक गारंटी पर मबनी एक बयान जो है वो जारी करे हफ्ते की रात तक, जिसमें वो ये कहे और तस्लीम करे और ये अहद करे, ये वादा करे कि आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले किसी जहाज़ पर हमला नहीं होगा। फिर तो ठीक है। अगर हफ्ते का दिन ख़त्म होने तक ईरान ने बयान जारी नहीं किया, तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। एनीथिंग कुड हैपन, राइट? एग्ज़ैक्टली, जो जो कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 2 रातें ही गुज़री हैं एक पुरअमन तरीके से। ज़ाहिर है खौफ के साए तो मंडला रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करने वाली मशहद की जो क़यादत ईरान की जो क़यादत थी, वो मशहद से वो रसूमात जो हैं वो मुकम्मल होने से पहले ही फ़ौरी तौर पर तेहरान पहुँचना शुरू हो गए, जिनमें प्रेसिडेंट ईरान भी शामिल हैं, जिनमें अली बाफ, जी, अब्बास जी। अराग़ची और उनके दीगर वज़रा और उनके जो कमांड है, वो फ़ौरी तौर पे
एक लाहे-अमल तय करने के लिए वो वापस तेहरान पहुँचना शुरू हो गई थी, वो रसूमात छोड़ के। अब ये है कि अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं, अभी तक तो ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया, जब तक हम बात कर रहे हैं। अब रात 12 बजे तक चूँकि अमेरिका से ये धमकी आई है, तो हमने अमेरिका की सैटरडे नाइट को देखना है। अमेरिका की जो सैटरडे नाइट है, 12 बजे जब वो ख़त्म होती है, जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद साढ़े 12 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, संडे का दिन शुरू होगा। मिडनाइट। तो उस वक़्त जो है उस वक़्त तक सूरत-ए-हाल किस हद तक पुरअमन रहती है, नहीं रहती? ये धमकी है, गीदड़ भभकी है या खुदा न ख़ास्ता वाक़ई दोबारा हमले शुरू हो जाते हैं। तो अब डेडलॉक जो है, वो सैटरडे 11 जुलाई। यूरेनियम अफ़सूदगी से पहले एक जो शिक है, वो है आबनाए होर्मज़, उस पे आ गया। उस पे अब दोनों फ़रीकों ने उस पे एक ज़िद बना ली है। अच्छा, इससे पहले ग़ालिबन सैटरडे ही के रोज़ या फ्राइडे नाइट को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दोबारा प्रेसिडेंट ईरान से टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है। इससे पहले ये सुप्रीम लीडर ईरान के जनाज़ा में शिरकत करके वापस आ चुके हैं। अब मौजूदा सूरत-ए-हाल पे दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने बात की है प्रेसिडेंट ईरान से और इसमें मेरा नहीं ख़्याल कि कोई अभाम होना चाहिए। इसी तरह की कोऑर्डिनेशन अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान जो है, हर सतह पे जारी रखे हुए है। मगर जो बाज़ाब्ता टेलीफ़ोनिक राब्ता हुआ ऑन द रिकॉर्ड, वो हुआ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ईरान मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान और इसमें इसी बात पर ज़ोर दिया गया कि ये जो सीज़ फायर है, ये जो जंग बंदी है, इसको जो है कंटिन्यू रहना चाहिए और मज़ीद जानी नुकसान ख़ास तौर पे वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी सूरत हाल में ये जो दोबारा से अटैक्स शुरू हुए हैं, दोबारा से एक आप कह लें कि छोटी जंग कह लें, वो उसका आगाज़ हो गया है। दोबारा इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें जो है ना, वो बढ़ना शुरू हो गई। फिर से भर गई। जो रफ्ता-रफ्ता कम होना शुरू हुई थी, उनमें कमी वाक़या होना शुरू हुई थी। अब दोबारा से एक मर्तबा फिर से उन कीमतों में इज़ाफ़ा शुरू हो गया है। यहाँ हमारे यहाँ ग़ालिबन कोई 13 या ₹12 साढ़े 13 रुपए पेट्रोल की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ है, इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ है, इसी तरह डीज़ल की कीमत में इज़ाफ़ा हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी लीटर जो है बैरल वो तकरीबन 71 पॉइंट कुछ डॉलर जो है, वो वहाँ पे कीमत चलेगी दोबारा। अब जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि इस जंग के जो असरात हैं, वो पूरे खित्ते पर और जब खित्ते की बात करते हैं तो फिर पूरी दुनिया पर मुरातब होते हैं। तो एक तो ये बैड न्यूज़ है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कंज़्यूमर्स के लिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और दूसरी बात ये है कि दोबारा एक मर्तबा एक जंग के जो जंग साए के जो हैं, असरात है वो वो नज़र आ मंडलाने रहे लगे हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब डिपेंड करता है लेट्स सी कि बयान आ जाता है या नहीं? बयान जो है इस पे यकीनन इस वक़्त मुशावरत चल रही होगी ईरान की जो क़यादत है और एक और भी ख़बर गर्दिश कर रही थी कि पासदारान इनकलाब जो हैं, उनका ये कहना है कि आबनाए हुरमज़ का जो कंट्रोल है वो हमारे पास है। ये फ़ैसला हमने करना है। ये फ़ैसला ईरानी हुकूमत ने भी नहीं करना, सिविल गवर्नमेंट ने भी नहीं करना। ये उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट अ, सुनने में आया। तो ये मामला और ज़्यादा पेचीदा है। उनका स्टांस जो है उस पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब जिस तरह हमारी क़यादत जो है ईरानी क़यादत से बात कर रही है, उसी तरह उनकी जो अस्करी क़यादत है वो क्या वो एक पेज पे है, उसे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि आबनाए हुरमज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, अगर वो कहीं न कहीं डिट्रैक्ट भी हो रहे हैं, फ़िलहाल। तो एक हालात को और वो 60 दिन का जो प्रोसेस है या
मुज़ाकरात का, प्रोबेशन पीरियड डायलॉग्स का, माहिदे का, हाँ जी। उसको उसको जो है एक कंप्लीशन तक पहुँचाने के लिए इस तरह की नोक-झोंक को अवॉइड कर लिया जाए फ़िलहाल। तो डिपेंड करता है, अब हम अपने नाज़रीन को संडे के आगाज़ पर ही बता सकेंगे बिल्कुल, कि हालात बताएँगे क्या होते हैं। क्या हालात हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी हो अमन-अमान की सूरत कायम हो हर जगह। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सीएम पंजाब मिस मरियम नवाज़ ने मैसेज शेयर किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से। प्लीज़ बताइए। अच्छा, ये जो है ना पूरी दुनिया में आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उसमें जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस हवाले से पैगाम जारी किया है और सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने भी पैगाम जारी किया है। और मजमूई तौर पे ये है कि पाकिस्तान आज आलमी यौम आबादी पर अक़वाम आलम के साथ हम आवाज़ होकर आबादी की पायदार तरक्की और खुशहाली की ज़ामन ज़िम्मेदाराना मनसूबाबंदी के अज़म की तजदीद करता है। आबादी के ज़िम्मेदाराना और दानिशमंदाना मनसूबा साज़ी और नज़्म नस्क ही फ़लाही मुआशरा की बुनियाद है। वसाइल से मुतनासिब आबादी सहूलियात के मुनसफ़ाना तक़सीम और खुशहाल अवाम की ज़मानत है। आलमी सतह पर आबादी के मौजू पर मुख्तस ये दिन इसकी अहमियत को उजागर करता है। इस साल ये आलमी दिन नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों को आज और मुस्तकबिल में हकीकत बनाना के ज़ेर अनवान मनाया जा रहा है। ये मौजू इस हकीकत को उजागर करता है कि खुशहाल मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवान मरकज़ी हैसियत रखते हैं। नई नस्ल के लिए साजगार माहौल की फराहमी हमारी इज्तमाही ज़िम्मेदारी है। आबादी के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और नुमायाँ नौजवान आबादी के तनासुब की वजह से नुमायाँ ममालिक में शुमार होता है। मजमूई मुल्क की आबादी का 65% से ज़ायद हिस्सा 30 वर्ष से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल 65%, जो एक कीमती कौमी सरमाया और मुआशी व समाजी तरक्की का मनसूबा मुहर्रक है। ताहम आबादी में सालाना 2.55% इजाफा, मुआशी मनसूबाबंदी, रोज़गार की फराहमी, तालीम, सेहत, रहाइश, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी शहरी ढांचे की तरक्की और माहौलियाती पायदारी के हवाले से बड़े चैलेंजेस भी पैदा करता है। नौजवान आबादी के इस्तेदाद से भरपूर इस्तिफ़ादा और मुस्बत समरात के लिए दस्तयाब मुल्की वसाइल में मुसलसल सरमायाकारी और जामिया हिकमत अमली नागुज़ीर है, ताकि इंसानी फलाह और सलाहियतों की नशोनुमा को तरक्की के अमल का महवर बनाया जा सके। मुल्की आबादी और तरक्की के तनाजुर में जामिया और मौसर कौमी हिकमत अमली की तश्कील के लिए वफाकी हुकूमत के ज़ेर निगरानी कौमी कौंसल बराए आबादी कायम की गई है। आबादी के लिए बेहतरीन मनसूबा साजी के लिए यह आला सती कौमी फोरम वफाकी और सूबाई हुकूमती पॉलिसी हम आहंगी और इदारा जाती रवाबत को यकीनी बनाएगा। ये कौंसल कौमी आबादी प्रोग्राम के नफाज के लिए पॉलिसी रहनुमाई के साथ साथ कौमी तरजीहात के मुताबिक मौसर अमल दरामद के ज़िमन में ज़रूरी और बर वक्त फैसला साजी भी करेगी। अलावा जी आबादी से मुतल्लक अमूर की कौमी तरक्याती एजेंडे में मौसर शमूलियत, बाख्तियार ख़वातीन, इंसानी वसाइल की तरक्की समेत दीगर हक़ाइक़ पर मबनी पहलुओं की पॉलिसी साजी और तवील-उल-मुद्दती समाजी व मुआशी खुशहाली के लिए काम को नस्ल की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों को बासलाहियत, ज़िम्मेदार और बाख्तियार शहरी बनाने के अज़ीम मकसद के हसूल के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और दीगर अहम कौमी इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। तमाम शहरी बिला तफ़रीक़ रंग व नस्ल बिलख़ुसूस माशरे के कमज़ोर तबक़ात सहूलियात की फ़राहमी और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी में ख़ुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं। ऐसे तमाम तबक़ात बशमूल ख़वातीन और बच्चियों की तालीम, सेहत, मुआशी शमूलियत और मुसावी मौक़ा हुकूमत की तरजीह है। अच्छा, असल में तो मिस ये पैगाम जो है आबादी के कौमी दिन पर और इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो अच्छी चलती बात है, रहती होनी हैं। चाहिए, बिल्कुल। इससे पहले भी एक बड़ी भरपूर कैंपेन बड़े अरसे के बाद सैटेलाइट मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे वफाकी हुकूमत की तरफ से और सूबाई हुकूमतों की तरफ से वो जारी हैं राइट, और आबादी कंट्रोल करने के हवाले से वो एक मुख्तलिफ एड्स के ज़रिए, टीवी सीरीज़ के ज़रिए, कमर्शियल्स के ज़रिए अवेयरनेस कैंपेन्स की जा रही होती हैं। मगर मुझे कोई हौसला अफ़ज़ा नंबर्स जो हैं, कोई आबादी की कमी के हवाले से, कमी तो वो नहीं ख़ैर वो वो नहीं मिलते हैं, वो नहीं चेंज मिलते तो हैं, नहीं आया, वो नहीं मिलते कोशिश हैं। जारी है।
एग्ज़ैक्टली। और इसमें कुछ कंट्रीज़ की तरह एक चाइना, कानून हाँ जब जी। बना दिया जाता है कि बच्चे जो हैं उनकी तादाद इतनी ही हो सकती है 1 या 2। एक फैमिली में। हुँ, तो इस तरह की कानून साज़ी और इस तरह की मनसूबाबंदी नहीं है। यहाँ तो एक तरले वाली बात ही है कि आप एक अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मसले का हल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? तो आप अब देख लें कि कराची की सूरत हाल देख लें, ठीक है? उसके बाद लाहौर देख लें। कराची में तो ट्रेंड है कि एक हाई राइज़ बिल्डिंग्स और चलें एक वहाँ जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड की कमी है उसको इस तरह अ, अब तक मैनेज किया गया, कंट्रोल किया गया। मगर लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ तो वो ट्रेंड नहीं है। कुछ जगह ही नहीं है। अपार्टमेंट्स और हाई राइज़ बिल्कुल। बिल्डिंग्स और चीज़ें और एक बड़ा और उससे पोल्यूशन का जो अंसर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बीमारियाँ और बहुत से मसाइल हैं। ग्रीनरी जो है उसकी कमी। तो इस तरह की सूरत हाल है और उसके अलावा भी एक ये तो कोई माहिर सेहत ही बता सकता है कि एक माँ जो है, वो उसकी सेहत जो है वो भी इजाज़त भी देती है या नहीं? इजाज़त देती है, हाँ नहीं जी। देती और उसमें वो एक किस तरह अफ़ोर्ड करती है और एक चलता-फिरता ढांचा ढांचा जो है अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा होता है, इतने बच्चे पैदा करने के बाद। तो ये अवेयरनेस जो है, बहुत ज़रूरी ये है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इस हवाले से ये तो एक आलमी यौम आबादी था, मगर पाकिस्तान में भी इस हवाले से कुछ अरसे से जैसे मैं आपको बता रहा था कि न्यूज़ बुलेटिन्स में वक़फ़ा जब लिया जा रहा है जियो जैसे चैनल पे, तो वो बच्चों में वक़फ़ा कह के वक़फ़ा लिया जा रहा है, कि हम तो वक़फ़ा ले रहे हैं और मिलते हैं वक़फ़े के बाद और आप भी वक़फ़ा रखें बच्चों के यानी कि इस तरह की कैंपेन भी मैसिव कैंपेन इससे पहले नहीं हुई। मगर लेट्स सी कि इसके असरात जो हैं, वो कब तक इसके समरात सामने आते हैं, इस आपने तरह ठीक की कहा। अवेयरनेस कैंपेन्स के और इस तरह की एक कोशिश के। सर बात करेंगे मिस फ़िज़ा अली की। लंदन में ब्रिटेन मेंबर पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन के अवार्ड सेरेमनी में उन्हें अवार्ड भी मिला है, उन्होंने शिरकत भी की। ये क्या मुझे ज़रा बताएँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है? ये अवार्ड नहीं होते, ये तो बड़ा एक सो कॉल्ड जो है वो अवार्ड्स और इस तरह की तकारीब, ये अमर ये नहीं है, मसला ये नहीं है। यूके में तो वैसे ही ट्रेंड है, वहाँ पे पेड अवार्ड मिलते हैं। यूके में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पेड है। अवार्ड्स यस, यस, ठीक पेड है जी। पेड अवार्ड और वो जो है ना उसी तरह से वो एक नॉमिनेशंस बनाई जाती हैं और कैटेगरी बना के जी फ़लाँ कैटेगरी में फ़लाँ बिज़नेसमैन, फ़लाँ कैटेगरी में फ़लाँ रेस्टोरेंट वाला, फ़लाँ चाय वाला, फ़लाँ जो है ना वो शोबे की शख्सियत को, फ़लाँ सेलिब्रिटी को दिया जा रहा है, तो वो पेड होते हैं। यानी कि वो हज़ार पाउंड का भी मिल जाता है, 1500 पाउंड का भी मिल जाता है, 2000 पाउंड का भी मिल जाता है। राइट, तो वहाँ तो अवार्ड जो है ना वो इस तरह खरीदे जाते हैं। खरीदे जाते हैं और बस वो चेहरे पे आपने एक स्माइल रखनी है कॉन्फिडेंस के साथ अवार्ड लेते हुए कि ही आपको डिज़र्व इट। आपकी वाक़ई किसी कारकर्दगी पर या किसी बहुत बड़ी खिदमात पर ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब वहाँ पे ये मामला ये बड़े सालों से मैंने खुद इसको विटनेस किया हुआ है। ठीक, अच्छा, मामला ये नहीं है, फ़िज़ा अली का मामला ये है कि फ़िज़ा अली क्या करना चाह रही हैं यूके तो वो चली गई हैं, शादी भी कर ली यूके उन्होंने। अब उनकी इंडिया से जो मोहब्बत है, भारत से जो उनका इश्क है, वो थम नहीं रहा। वो और ये आज से नहीं है, वो बहुत देर से वो जब बतौर अदाकारा भी काम करती थी, उनको बड़ा उनको जुनून था किस तरह इंडिया में उनका कोई सीन बन जाए और इंडिया में वो काम-शाम उन्हें मिल जाए। तो वो मोहब्बत है उनकी, दरीना मोहब्बत है इंडिया से और इससे पहले रॉयल एल्बर्ट हॉल में आपने वो फुटेजेस देखी, वो कुमार सानू के गानों पे वो नाच रही थीं, नाच रही थीं, कुमार सानू के ये गानों याद पे। है। कोई हर्ज नहीं है, आप कुमार सानू सिंगर हैं, तो आप अपने घर पे उसका कैसेट लगा के उन गानों पे नाच लें। रॉयल एल्बर्ट हॉल में एक पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने का भी दावा आपने करना है और आप कुछ सेलिब्रिटी भी हैं यहाँ की और आप बड़ी ज़िम्मेदार एंकर भी। अभी मैं बताऊँगा उनको अवार्ड मिला
किन खिदमात पे, वो बड़ी एक मुज़हिका ख़ेज़ बात है, जिन खिदमात पे अवार्ड दिया गया। अच्छा, तो हालाँकि होना ये चाहिए कि इस शोबे में ये सब कुछ ना करने का अवार्ड अगर होता, तो वो जस्टिफ़ाई था। वो अभी आपको बताऊँगा, वो बड़ा एक लतीफ़ा है। जी। तो उस इवेंट का जिसमें ये नाचती रहीं, वो उसका जो प्रमोटर है विजय भोला, उसके बराह रास्त ताने-बाने मैंने आपको बताया था, रॉ से है और दुनिया भर में जो भारतीय प्रमोटर हैं, शोज़ के नाम पे, वो अंडरवर्ल्ड की मनी लॉन्ड्रिंग से लेके और रॉ असाइनमेंट्स जो हैं, वो फुलफ़िल करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे बड़े इनोसेंट आर्टिस्ट वो उन्हीं प्रमोटर्स के साथ बैठ के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं शोज़ की कैंपेन के लिए और पब्लिसिटी के लिए, तो उनके लेफ़्ट राइट आप निकाल के देखें ना लोग, तो बदनाम ज़माना जो है वो आरएसएस रॉ के लोग वहाँ पे पाए गए हैं और इन शोज़ में पाए गए हैं। इसकी मैनेजमेंट में शामिल रहे हैं और उसके बावजूद जो हैं मोहतरमा पहले तो वो किया इन्होंने, अब जो है फिर उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया। अब ये भी इत्तला मिली कि दोबारा उन्होंने अपनी मैनेजमेंट से राब्ता किया सिटी 24 से कि मैं आना चाहती हूँ। अभी फिर कोई उनके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है। ये भी इत्तलात हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि बदकिस्मती है। क्योंकि उस इदारे के जो सरबराह हैं, वो इस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर दाख़िला हैं। वो इस पीसीबी वक़्त चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन पीसीबी में पीसीबी पे उनकी ज़िम्मेदारी की बात करूँ तो इंडियंस ने उनके हाथ से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था, फाइनल मैच जीतने के बाद, आपको याद होगा। याद है आपको मिस? राइट, आई रिमेंबर। और वो बीइंग ए प्रेज़िडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल, वो चीफ गेस्ट थे और वो ट्रॉफ़ी दे रहे थे और सूर्या कुमार यादव ने कहा कि मोहसिन नकवी के हाथ से हम ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। वो मोहसिन नकवी साहब को ट्रॉफ़ी जहाज़ में अपनी साथ वाली सीट पे रख के वापस पाकिस्तान लानी पड़ी। अभी तक उन्होंने ट्रॉफ़ी नहीं ली। मोहसिन नकवी के हाथ से इंडियन ट्रॉफ़ी या अवार्ड लेने से इनकार कर गए और बाइकआउट कर गए। मोहसिन नकवी के चैनल की एंकर इंडियन प्रमोटर, इंडियन एजेंटों और एंटी पाकिस्तान जो है कंटेंट बनाने वाले और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ज़हर उगलने वाली तंज़ीम और ज़िम्मेदारान जो हैं उनसे अवार्ड ले रही। हम तो ये बात कर रहे हैं, ये फ़र्क बता रहे हैं, ये फ़र्क बता रहे हैं। अब ये कोई रमिंदर सिंह रेंजर हैं, रमी रेंजर भी इनको कहते हैं। ये हैं जनाब उसके मुंतज़िम। इनका मैं थोड़ा-सा आपको तारुफ़ करवा देता हूँ। ये जनाब हिंदुस्तानी नज़ात बरतानवी ताजर हैं और कंज़र्वेटिव पार्टी के ये सियासतदान हैं। भारत के शहर गुजरांवाला से ग़ालिबन या गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। 1971 में बरतानिया चले गए, वहाँ सनमार्क नामी मल्टीनेशनल कंज़्यूमर गुड्स कंपनी बनाई इन्होंने। 2019 से यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं। यूके में कंज़र्वेटिव पार्टी के स्पॉन्सर हैं। भारत और यूके के दरमियान रवाबत कायम करने की खातिर मामलात को स्पॉन्सर करने की मुबैना इतलात भी हैं इनके बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, रमी रेंजर पर यूके में एक भारतीय खातून जर्नलिस्ट को हरासा करने के संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी हुई। अब जिनसे ये अवार्ड मोहतरमा ले रही हैं फ़िज़ा अली, मैं ज़रा उनका थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जिसके नतीजे में रामी रंजन ने को माफ़ी मांगना पड़ी। पाकिस्तानियों और सिखों के बारे में तज़हीक आमेज़ तबसरे ये शख्स करता है और ख़ातून जर्नलिस्ट को शदीद हरासा करने के जुर्म में सज़ा के तौर पर इनकी बिज़नेस के मैदान में खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड दिया गया है, इनको भी, ठीक, ठीक। रमी रेंजर को भी। अच्छा, और कि वो एंटी पाकिस्तान जो है कैंपेन्स करते हैं, राइट। ठीक है?
उसके बाद यूके का बड़ा अवार्ड सीबी अवार्ड इनसे वापस ले लिया गया इस शख्स से। इस एक गैर इंसानी रवैये और एक बुचर ऑफ गुजरात की पैरोकारी पर इनसे वो अवार्ड वापस भी लिया गया। और बीबीसी की एक 2002 की डॉक्यूमेंट्री में गुजरात फसादात में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के किरदार को बेनकाब करने वाले शख्स को रमी रांगड़ ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसने नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया, जिस पर उसे अपने मुतस्सब बयानिए पर मुंह की खाना पड़ी और आखिरकार दरख्वास्त वापस लेना पड़ी। यानी कि ये एक ऐसा शख्स। अब यह है कि एक करेक्टर है बॉब ब्लैकमैन, ठीक है जी, ये पार्लियामेंटेरियन है। पहले तो मैं इस अवार्ड की बता दूं कि ये अवार्ड है क्या। ये कोई ब्रिटेन बताइए। ब्रिटेन अवार्ड नहीं है। ठीक। ये कोई भी किसी भी कम्युनिटी का ब्रिटेन पार्लियामेंटेरियन जो है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर एक मंजूरी लेता है जगह की, ठीक है। उसको आप बुकिंग करवा लेता है वो। उसका रेंट होता है या नहीं होता, वो एक अलहदा मैटर है। पार्लियामेंटेरियन का राइट भी होता है। वो बुक करवा के वहाँ पे चाय का अरेंज करता है, अपने कुछ मेहमान बुलाता है, अपनी कुछ शील्डें बनवाता है और वहाँ पे वो दे देते हैं। जिसको ये लोग यहाँ दुनिया भर में शो करते हैं कि इनको को ब्रिटेन पार्लियामेंट से अवार्ड दे दिया है। इस तरह नहीं। इस तरह के कई पिछले दिनों अवार्ड्स हुए, सो कॉल्ड अवार्ड, ठीक है। अब आ जाएं कि मोहतरमा फ़िज़ा अली को किन खिदमात के एवज़ ये अवार्ड दिया गया। अब ये बहुत मज़े का खेज़, आप ज़रा दिलचस्प बात है जी। फ़िज़ा अली को नेक्स्ट एबल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब के दौरान अवामी आवाज़ बराए ख़वातीन के एहतराम, एहतराम ख़वातीन का आपको पता है वो कितना करती हैं। इधर वो मिशी खान का भी एहतराम कर रही थी पिछले दिनों, फिर वो उनका निदा यासर का एहतराम कर रही थी बहुत ज़्यादा पिछले दिनों। फिर सुहेल वड़ाइच का बड़ा एहतराम किया उन्होंने। चलो वो तो मेल है, कितना एहतराम करके गई वो। फिर वो डॉक्टर नबिया का घर जब रमज़ान ट्रांसमिशन में आखिरी हद तक उन्होंने तबाह कर दिया, वो तो उन दोनों मियाँ बीवी ने समझदारी का मुज़ाहरा किया, किस तरह उसको यूज़ किया, वो ख़वातीन का एहतराम किया, ठीक है। ऐसे ही एहतराम और ज़िम्मेदार मीडिया पर्सन होने पर उन्हें अवार्ड दिया गया। ज़िम्मेदार मीडिया लाइव चलते लाइव शो में, मॉर्निंग शो में वो अपने शोहर के कांधों पे चढ़ गई। ज़िम्मेदार मीडिया रेटिंग के चक्कर में इंतहाई बिलो द बेल्ट कंटेंट जो है उसको लीक करवा दिया, और बददस्तूर जो है ना वो सिलसिला जारी। इस पर अवार्ड मिला जी, ज़िम्मेदार मीडिया पे और ख़वातीन के एहतराम पे। ये तकरीब वेस्टमिनिस्टर में हुई और इन अफराद को तस्लीम किया गया जिन्होंने माशरे, मीडिया की आगाही, फ़नून लतीफ़ा और समाजी कामों में मुस्बत किरदार अदा किया, ठीक है। उन्होंने कोई आगे ये भी लिख देते थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने का फैसला कर लिया, जो जय हिंद का नारा लगाएंगे, जो किसी वक्त जय राम जी भी कह देंगे, जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा भी लगाएंगे। ये भूल के कि आज बलूचिस्तान में इंडिया हमारे लोगों को शहीद करवा रहा है, ये भूल के कि एपीएस में हमारे 125 से ज़ायद मासूम बच्चों को शहीद किया गया, ये भूल के कि जाफ़र एक्सप्रेस में हमारे लोगों को शहीद करवाया गया, ये भूल के कि कुलभूषण यादव बहुत सारे इंकशाफात कर चुका है, ये भूल के कि मार्का हक में किस तरह अफ़वाज पाकिस्तान ने शहादतें दी और इंडिया से जंग जीती, ये सब कुछ भूल के और एक ऐसे इदारे की मुलाजमा हो के जिसका ऑनर मार्का हक में तमाम तर जंग में एक बहुत अहम रोल के साथ उतरा, ये भूल के कि जिस इदारे का मालिक जिस महकमे का वफाकी वज़ीर है, उसकी ज़िम्मेदारी इस मुल्क के अमन को यकीनी बनाना है, और मुल्क के अमन को सबसे ज़्यादा जो ख़तरा लाहक है वो
भारत से है और नरेंद्र मोदी की हुकूमत से है और राजनाथ सिंह से है। ये सब भूल के फ़िज़ा अली उस ग्रुप से अवार्ड ले रही हैं और अवार्ड ले रही हैं ज़िम्मेदार मीडिया का और ख़वातीन के एहतराम का। और इसमें एक ख़ातून और भी, कोई नीलम चावला का भी ज़िक्र है। वो भी इंडियन है, उसकी कोई तंज़ीम है। तो नीलम चावला वाला मामला मुझे समझ आता है कि नीलम से तो फ़िज़ा का कोई नहीं, लेकिन चावला वर्ड उनको ऑलवेज़ बड़ा अपील करता है। अट्रैक्ट करता है। एग्ज़ैक्टली। तो अब आ जाएँ जी कि कंज़र्वेटिव एमपी बॉब ब्लैकमैन और मैक्सिबल ग्लोबल सीआईसी ने तकरीब की मेज़बानी की। ठीक है। मुंतज़मीन ने फ़िज़ा अली को ख़वातीन को बाख्तियार बनाने, समाजी बेदारी और ज़िम्मेदाराना अबलाग को उजागर करने के लिए अपने अवामी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने पर तस्लीम किया। अपनी कबूलियत तकरीर के दौरान फ़िज़ा अली ने अपने काम को इज़्ज़त देने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। एक दूसरे का भरपूर शुक्रिया हो रहा है इंडियन और फ़िज़ा अली के दरमियान। उन्होंने ख़ास तौर पर बरतानिया में मुकीम भारतीय तारकीन वतन के अरकान की तरफ से पज़ीराई की तारीफ़ की। भारतीय तारकीन वतन की तरफ से जी। अदाकारा ने इस कामयाबी को, ये कामयाबी है अदाकारा की। बदनाम जो होंगे क्या नाम ना होगा, और गद्दार जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अदाकारा ने इस कामयाबी को पाकिस्तान में ख़वातीन के नाम भी वक़फ़ किया, जो चैलेंजों के बावजूद सख्त मेहनत और अपने ख्वाबों को पूरा करती हैं। अब ये बारीक वारदात है। अदाकारा उस प्लेटफ़ॉर्म पे इंडियंस की मेज़बानी में अवार्ड लेके वहाँ ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन बड़े मुश्किल हालात में हैं। और बस ये नहीं कह दिया कि ख़वातीन को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान की ख़वातीन गैरतमंद हैं। चंद टकों की खातिर और चकाचौंध की खातिर वो इंडियंस के गानों और इशारों पर नाचने वाली नहीं है। उन्होंने अवार्ड को ज़ाती कामयाबी से ज़्यादा करार दिया और उसे ख़वातीन के हकूक़ और बाख्तियार बनाने की वसी तर कोशिशों से मुंसलिक कर दिया। एक अवार्ड पहले है कौन? बीबी, ये अवार्ड कौन-सा अवार्ड है? रेंट अवार्ड? रेंट अवार्ड और बराए फ़रोख्त अवार्ड, फॉर सेल। तो इस तरह का अवार्ड लेके तो वो वहाँ पे जश्न मना रही हैं और आफ्टर पार्टियाँ हो रही हैं। और वो मेरा ख़्याल है कि अब एक अटेम्प्ट करेंगी। शायद आपको किसी वक़्त मुंबई से उनकी फुटेज आए कि बांद्रा की किसी रोड पे वो अपने शौहर के कांधों पे घूम रही हैं। मिस्टर रेहान तारिक के बाद मिस्टर यासिर शमी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये अ, ये र्यूमर बिल्कुल, है ये खबरें या कोई देखी यासिर हकीकत शामी है? को? यासिर शामी गिरफ़्तार हो गए, बिल्कुल, गिरफ़्तार हो गए। तो और सर मैंने फ़ोन किया। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके किसी कोलीग को और किसी और इस तरह के किसी बड़े नाम को इस तरह की खबर आती है उसके बारे में कोई बैड न्यूज़, तो यही हमें सिखाया गया कि सबसे पहले आप उससे राब्ता करने की कोशिश करें बराह रास्त और फिर उसके अहले खाना से। तो मैंने कुत्ते के पीछे भागने की बजाय कान को देखना मुनासिब समझा और मैंने कॉल की यासिर शामी के फ़ोन पे और फ़ोन उन्होंने उठा लिया। अब कहाँ फिर पे मेरे लिए कोई हैरान-कुन नहीं था। कहाँ पे अरेस्ट मुझे रखे गए वो हैं? जनाब अडयाला जेल है? मैं बताता हूँ आपको, हैरत अंगेज़ बात है कि मैंने बताया कि आप अरेस्ट हो गए, गिरफ़्तार हो गए। तो यासिर शामी ने उसी एक जिसको कहते हैं ना खिलखिलाते हुए अंदाज़ में बड़े कॉन्फिडेंस में था यासिर शामी। उसने कहा जी बिल्कुल, कल रात से मुझे गिरफ़्तार करवाया गया। तो मैंने कहा कहाँ हैं, किस जेल में हैं, कोई हवालात में हैं, क्या है, हमारी कोई ज़रूरत है? उन्होंने कहा नहीं, 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 आपकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मुझे हर सहूलत मुयस्सर है और आप सबसे बड़ी गवाही ये है कि आप मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इससे बड़ी सहूलत किसी ज़ेरे हिरासत मुल्ज़म को क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो यासिर शामी ने बताया कि मुझे यहाँ पे देसी मुर्गा बिल्कुल अडयाला की तर्ज पे हुँ। देसी मुर्गा मिल रहा है। मुझे फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं, पूरी बास्केट आती है, ठीक है जी। और हर घंटे के बाद जो है वो चाय-कॉफ़ी
वो दी जाती है। इटालियन स्टेक मैंने अभी खाया थोड़ी देर पहले, और मुझे जो है वो आईफ़ोन 17 मैक्स प्रो जो है, वो दिया गया है। अच्छा, मैं कहा, ये किस तरह की कैद है? नाइस। और उन्होंने कहा जी मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ चूँकि, ठीक है। तो मैंने कहा जी अगर आपने अडयाला में वो ट्रेडमिल दी है और एक्सरसाइज़ साइकिल दी है, तो मुझे भी दी जाए। मेरा भी हक है, मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। मेरा नाम यासिर शामी है, चलो मैं यासिर खान नहीं हूँ। तो कहते जी मुझे ट्रेडमिल भी मिल गया, मुझे साइकिल भी मिल गया। अब सिर्फ़ वो वेट लिफ्टिंग के लिए डंबल्स मैंने उन्हें कहा है, उन्होंने कहा जी सर वो भी मिल जाएँगे। मैंने कहा भाई आप जेल ही हैं, कैद में ही हैं, ये तो सारे ससुराल वाले लवाज़मात हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं हिरासत में ही हूँ। बल्कि उन्होंने कहा जी कि एक तो शख्स मेरे पास आए तो उन्होंने कोई सदके का मुर्गा देना था, तो वो मुझे कहा जी कि आप लेना चाहेंगे? तो मैंने वो भी पकड़ लिया, रख लिया, ओह! ठीक है। सदके भी वहीं दिए जा रहे हैं, चढ़ावे चढ़ रहे हैं। और कहते जी मैं दिन में 2-3 बार सतलुज मूवी देख रहा हूँ। इंडियन मूवी जो इंडिया में बैन हुई है, लेकिन वो तो सतलुज। बैन हो गई है, तो यहाँ पे नहीं, नहीं वो ठीक है। डाउनलोड करके तो वो सतलुज की अभी मैं आगे जाके खबर दूँगा वो। जी, वो जी। बैन के बाद ज़्यादा देखी जा रही है। तो वो जनाब उन्होंने कहा जी ये भी हो रहा है। यासर शामी आप ये किस तरह की गिरफ्तारी है भाई? आप उसके बावजूद बहुत मैंने कहा वर्ड्स कि हैं। आपको कोई हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है, आपसे कोई मुलाकात के लिए आना है, कोई रिक्वेस्ट करना है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत, हुँ। वो मुझे एज़ यूजुअल यासिर शामी ने कहा कि नहीं मनीब साहब, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको यहाँ से भिजवा देता हूँ। ओह! नाइस। यानी कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो किसी 5 स्टार में उन्हें कैद कर लिया गया है, वो जेल में है, ये किस तरह की कैद है, अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं कि जुर्म कौन-सा है? ये किसी को गुदगुदी करने के जुर्म में अंदर अंदर चले गए हैं, किस जुर्म में गए हैं? कोई ठुमका गलत लगा दिया है, कोई वो गाते बहुत हैं, कोई सुर गलत लग गया है, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने शिकायत कर दी है, क्या केस है? कोई एनसीसीआई है? कोई दूसरा केस है, किसी को धमकी दे दी है, क्या कंटेंट क्या नाकवास वजह हो क्या रहा है? है, खबर बाउंस हो गई है, किया क्या इतने है? प्रोटोकॉल्स, इतने पर्क्स मसलन कैसे क्योंकि पॉसिबल? और उधर धड़ाधड़ आपको पता है कि चल रही सब तरफ के रेहान तारिक के बाद यासिर शामी जो है वो गिरफ्तार हो गए। रेहान तारिक का केस तो समझ आता है, एफआईआर सामने आ गई, हमने एफआईआर ढूँढने की कोशिश की। मैंने कहा कि एफआईआर अगर पास है, कोई एफआईआर भेज दो, कोई ज़मानत करवाने के लिए वकील चाहिए, हम उससे राब्ता कर लें, कोई पता तो चले। तो उसने कहा कि जिस तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं, जी, जी। इसमें कौन बेवकूफ़ ज़मानत करवाता है, ठीक है? और रिहा होने की कोशिश करता है। ये भी है, उसने कहा कि ये सब तो घर जाके भी मैं माँगूँगा तो मुझे जो है ना वो शायद पता ना नहीं मिले। डेली बेसिस पे इतनी सहूलियात और हाँ, इतनी डिशेज़ और इतनी केयर ना मिले जितनी केयर मुझे यहाँ पे दस्तयाब है। इत तो ये हैरानकुन मामला था, और हमें मुझे फिर बदस्तूर परेशानी थी। इससे पहले भी उनका एक बड़ा लंबा केस चला, बाद में वो उसमें सच्चे साबित हो गए, वो जीत गए। वो मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत वाला। तो वो पहले दिन ही मैंने इसी तरह यासिर शामी को फ़ोन किया, जी आपके खिलाफ ये कंप्लेन आ गई है, कोई एफआईए में ये, तो मुझे तो आप बताएँ सच। तो पहले दिन जो यासिर शामी ने मुझे जो बात बताई, वो कई साल बाद वही साबित हुई। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन, तमाम यानी कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ कलीग ऐसे होते हैं, जिनसे आप सच बात करते हैं। और राइट। वैसे भी कहते हैं डॉक्टर और वकील से फिर कुछ बात छुपाना नहीं छुपाना चाहिए। नहीं चाहिए। तो यासिर ये शामी को सच पता है। है कि अगर मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैं कहीं न कहीं कोई हेल्पिंग जो है वो हेल्पिंग हैंड। बन सकता हूँ। राइट। तो बहरहाल मैं बड़ा मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा भाई कोई ज़मानत का मसला करवाना है, एफआईआर हो गई है, क्या दफ़ात लगी हैं, क्या नहीं लगी? बहरहाल बड़े इसरार के बावजूद उन्होंने कहा जी कि मैंने बॉदर ही नहीं किया एफआईआर को। मुझे आते ही जा जो माहौल मिल गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे चकाचौंध और जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स और जिस तरह के हालात हैं। अच्छा, पुलिस स्टेशंस तो मैंने देखे हैं। ख़ास तौर पे ये जो इससे पहले आईजी थे डॉक्टर उस्मान अनवर, ये उनका असल में इनिशिएटिव था। उसके बाद बिलाल सिद्दीक़ कमियाना सीसी पे लाहौर के इतने स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन जो है ना, वो यानी कि तो थाने और पुलिस स्टेशन का जो एक तस्वुर है, नोशन है वो, एक भयानक मिसकंसेप्शन। सा राइट। और एक हरासमेंट वाला और एक अजीब सा, डार्क ग्लूमी सा एक। एग्ज़ैक्टली उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैं आप गुलबर्ग पुलिस स्टेशन
का ही आप देख लें। वो आप जब अंदर एंटर होते हो तो बाकायदा एक एयर कंडीशन, एक वेटिंग एरिया है, एक फ्रंट डेस्क है, आपको जो है मॉडल ना टाउन का आपको वो याद होगा। एग्जैक्टली ओमल्टन के अंदर तो वो कॉफ़ी शॉप बन गई है और वहाँ पे आम लोग भी पब्लिक से भी आके वहाँ पे जो है वो फैमिलीज कॉफ़ी पी रही होती हैं, वहीं से हथकड़ियाँ लगा हुआ मुलजिम गुजर रहा है और वहीं कॉफ़ी चल रही है। इस तरह का माहौल बना दिया। और मैंने ये मॉल्टन का मैंने देखा तो वो एसपी ऑफिस जो था वो इस तरह का था कि उसमें सिर्फ मुझे बेड की कमी नज़र आई। बाकी जो है जिस तरह का फर्नीचर, सोफ़े, लाइट और प्लांट्स घर और के जैसी लुक थी, इंटीरियर। बहुत आला बना दिया। तो अब ये है कि ये जो कैद है या तो फिर ये इसी तरह की हवालात बन गई, जिसमें ये सब कैद है। तो बड़े इसरार के बाद, ये सब करने के बाद अच्छा फिर मैंने सोचा कि अगर ये सारी की सारी सहूलियात जो है इमरान खान को दस्तयाब है अडयाला में, तो ये उनको तो एक मकबूलियत की वजह से, वो एक मकबूल लीडर है ना हुँ, इमरान खान, मकबूल लीडर होने की वजह से उनका बनता है, बिल्कुल, ठीक, ठीक है? ठीक। तो फिर मैंने देखा कि मकबूलियत जो है, अगर वो क्राइटेरिया तो मैंने यासिर शामी के फॉलोअर्स निकाले। ने इमरान खान के इस वक़्त आज के दिन जब हम ये शो कर रहे हैं, 19 मिलियन है। 19 मिलियन। जी, उस पे उनको देसी मुर्गा, फ्रूट्स, स्टेक्स, ट्रेडमिल्स, साइकिल्स और अंदर जो है वो टहलने की सहूलत मशीन वगैरह जो है। और तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया वो मुयस्सर हैं 19 मिलियन फॉलोवर के साथ। यासिर शामी के फॉलोवर 25 मिलियन है, 6 मिलियन ज़्यादा है। ज़्यादा हैं इमरान खान से। तो मुझे तो अब ये सहूलियात थोड़ी-सी कम लगने लग गई, जो पहले मुझे हैरान कर रही थी। जब मैंने शो करने से पहले दोनों की मकबूलियत को जाँचने की कोशिश की। ये कोई सियासी कंपैरिज़न नहीं है। राइट, सियासतदान इमरान खान बड़े हैं, क्रिकेटर इमरान खान बड़े हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल पॉपुलैरिटी की बात करें अपने-अपने शोबे की, अपने-अपने शोबे की, ठीक है? तो वहाँ फॉलोअर की बात करते हैं, तो वो तो सब्सक्राइब करने के बाद और वहाँ तो व्यूज़ की बात होती है। तो देखने वाली वाली आँख जो है, वो सियासी या गैर सियासी नहीं होती। वो तो जागी हुई भी होती है, सोई भी होती है, गैरत वाली भी होती है और गंदी भी होती है, अच्छी भी होती है और झुकी हुई भी होती है, उठी हुई भी होती है। तो ये कंपैरिज़न में तो इनके हो गए 25 मिलियन फॉलोअर। इमरान खान के 19 मिलियन के साथ देसी मुर्गा और ये तमाम तर लवाज़मात वहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता शायद इमरान खान को मूवी देखने नहीं दी जा रही होगी। ये 25 मिलियन के साथ सतलुज मूवी भी देख रहा है यासिर शामी, हिरासत में। तो अब आपका सवाल था कि ये कौन-सी जेल में है? बताएँ कौन-सी जेल में है? अडयाला में है? ये अडयाला में नहीं है, कहाँ पर है? ये मसाला जेल में है। वो कहाँ पर है सर? ये जितना कुछ आपको बताया ये अडयाला में हो सकता है, ये किसी मसाला जेल में हो सकता है, ठीक है? तो ये ज़िंदगी की चकाचौंध और रंगीनियों में ये मौजूद हैं और ये अपने घर पे मौजूद हैं और इन्होंने मुझे आधा घंटा जो है वो इसी तरह तंग किया और वो इनके बारे में जो इस वक़्त खबरें चल रही हैं वो फ़ेक हैं और वो गिरफ्तार नहीं हुए। यानी गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, गल फेर ते पै गई है। तो हो फिर 1 मिनट रुक जाइए, हो यहीं पे जाना रुक है, जाएँ, यहीं पे रुक हो जाइए। जाना है इन्हें, लेकिन नहीं, ये है अब कि आपको अभी पता है नहीं, मैं आपसे क्या पूछने अभी वाली नहीं। हूँ। जी पूछें। चलिए, चलिए ठीक जी है। पूछें आप। मिस्टर यासिर शामी घर पे हैं, जी, घर पे हैं। ठीक है। जी। तो आपने जो कंपैरिज़न किया मिस्टर इमरान खान के साथ, आपको वही मिलते हैं नहीं, 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 नहीं। कंपैरिज़न के लिए? जब बात आई ना, जब उन्होंने मुझे कहा ये मेरे अल्फाज नहीं है। आप ये यासिर शामी अपने शो में बताएँगे कि मेरी फ़ोन कॉल पे उन्होंने मुझे बताया कि मैं ज़ेरे हिरासत हूँ। 2 दिन से पूरा मेरा ख़ानदान और दुनिया भर से रिश्तेदार मुझे यही बता रहे हैं कि मैं पकड़ा गया हूँ। तो जब मैं पकड़ा ही गया हूँ, तो मैं इस वक़्त खा रहा हूँ देसी मुर्गा। मेरे सामने पड़ी है फ्रूट बास्केट, मैं इटालियन स्टेक जो ऑर्डर करके बैठा हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सारी फैसिलिटीज़ बताई कि हाँ, मैं पकड़ा गया हूँ। कि उन्होंने कहा मैं इतने फ़ोन सुन चुका हूँ, इतने लोगों को जवाब दे चुका हूँ, इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। दैट्स व्हाई मैं इन हालात में इस वक़्त गिरफ्तार हूँ। यानी तो कि ये सारे जो लवाज़मात हैं, ये अडयाला के लवाज़मात हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो अदालती हुक्म पे जो वुकला मुलाकात करने के लिए गए थे, जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत को आके बताया था कि इमरान खान किन हालात में हैं जी, और उन्हें क्या सहूलियत ये दी वो गई हैं, सिनेरियोज़ हैं? ये सारी सहूलियत उन्होंने बताई थी आके।
यानी कि अगर कल को मिस्टर यासिर शामी अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो ये सारी प्रोटोकॉल्स पूरी करनी होंगी जेल की मैनेजमेंट हाँ को। हाँ ये तो फिर उन्हें बता अगर दिया ना। मकबूलियत की बिना पे ये दिया जाता है तो जो अडयाला में दिया जा रहा है तो फिर वो 19 मिलियन है, अब वो- चेक कर लेना। और वो 25 मिलियन है। अब वो 25 मिलियन है, उसका हक है भाई, उसका हक है, उसका हक है। उसको तो मैं कहता हूँ छोटा सा हेलीकॉप्टर भी दे दो, अंदर अंदर ही घूमता रहे जेल में, इस बैरक से उधर चला गया, उस बैरक से उधर चला गया। ठीक 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 ठीक। बात हेलीपैड तक पहुंच गई है। जी मिस। चलें देखते हैं कब जा रहे हैं वो अंदर। पूछेंगे फिर उनसे क्या पर्क्स मिलते हैं उन्हें। आप पूछ सकती हैं, मैं तो नहीं पूछता। ठीक है चलें वो भी देख लेंगे। सर मुझे ये बताइए ये जो फिल्म सतलज की बात करते हैं आप, क्या इसमें ऐसा क्या है? ये वो जो है पूरे इंडिया में दिलजीत पाबंदी लग गई ना इस पे। दोसांझ जो हैं, जी। वो बेसिकली वो सिंगर हैं और बड़े पॉपुलर सिंगर हैं। उन्होंने इससे पहले भी एक फ़िल्म बनाई थी जिसमें गालिबन हानिया आमिर को लेना था, लिया था, क्या इश्यू हुआ था गालिबन? कुछ हुआ था इस तरह का इश्यू। अच्छा। उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था उस फ़िल्म में। तो वो फिल्म नहीं लगी अ, या चली नहीं? ये जो फ़िल्म है, अच्छा उसका मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर रहा है वो प्रोजेक्ट दिलजीत का। ये फ़िल्म है मिस सतलुज, जी। इसे प्रोड्यूस किया है दिलजीत ने। और भारतीय हुकूमत की फ़िल्म सतलुज पर पाबंदी, शहरियों ने फ़िल्म डाउनलोड करके बड़े पर्दे पर चला दी। शहरी जो है ना, स्मार्ट। स्मार्ट और कनिंग। मुफ्तबर फ़िल्म बीन मैंने देखा है, पाकिस्तान में तो इतना मुफ्तबर है, ये ना पास माँगते हैं पहले पास, इनके पास हैक्स होते कि हैं वो सर। ना प्रीमियर पे पास दे दें। पास देंगे, आप इनको इज़्ज़त देंगे, ये गैलरी में बैठ के ना, ये अपने फ़ोन से लाइव कर देते हैं फ़िल्म, बेड़ा गर्क कर देते हैं पकड़ के। यकीन करें, इतने बड़े मुफ्तबर हैं, मुफ्त आते हैं, पास लेके, अगले की फ़िल्म जो है ना वो लाइव कर देते हैं, दिखा देते हैं। अब ये है कि भारतीय हुकूमत ने फ़िल्म सतलुज पर पाबंदी जो लगाई है, मगर शहरियों ने फ़िल्म डाउनलोड करके पर्दे पे लगा दिया है। भारतीय पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फ़िल्म सतलुज को भारत सरकार ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर रोक दिया था। फ़िल्म सतलुज 3 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसे 5 जुलाई को हर प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया था, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया। फ़िल्म पर पाबंदी के बावजूद भारतीय हुकूमत शहरियों को फ़िल्म देखने से रोक नहीं पा रही, क्योंकि शहरियों ने अपने मिनी सिनेमाघर बना लिए। जाहिर है। भारत के बहुत से मुकामात पर शहरियों ने फ़िल्म डाउनलोड करके बड़े पर्दे पर चला दी, जहां देखने वालों का रश लग गया और गली मोहल्लों में हाउसफुल हो गया। गली 'च ही चलाई थी इन्होंने, गली में ही। फ़िल्म लगी हुई है गली में और वहीं से वो साइकिल वाला गुज़र रहा है और वहीं से जो है ना वो सब रेहड़ी वाला देख रहे हैं गुज़र रहा है। बैठकर। आवाज़ें लग रही, साथ फ़िल्म की आवाज़ आ रही है राइट। और वहीं बच्चा रो रहा है। इस तरह का माहौल है और अच्छा। गली-गली सिनेमा खुल गया है। अब ये है कि सतलुज फ़िल्म में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले दिलजीत दोसांझ का कहना है कि लोगों ने फ़िल्म डाउनलोड कर ली, अब इसे दबाया नहीं जा सकता। पहले भी हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, वो पहले वाली फ़िल्म की मैं बात कर रहा था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। वाज़ेह रहे भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा को भी अगवा किया गया था और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। ये सब्जेक्ट है सीसीडी वाला, जो अक्सर हम लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे वाक़यात पे हम जो है सीसीडी को शाबाश भी देते हैं। तो ये इस तरह की फ़िल्म है, मावराए अदालत अ, कत कत्लो-गारतगरी पर मुश्तमिल और वायलेंस। आई डोंट नो इसको क्यों जो है वो बैन कर दिया गया है। ये बाज़ का स्ट्रैटेजी भी होती है, किसी चीज़ को जो है वो हाइप देने के लिए ये ड्रामा रचाया जाता है कि वो दिलजीत दोसांझ जो अगर ये लगता है नरेंद्र मोदी को कि ये उसके खिलाफ फ़िल्म बना दी है, उसकी हुकूमत के खिलाफ बना दी है, उसका कोई एक भयानक चेहरा जो है उसे एक्सपोज़ किया गया है इस सब्जेक्ट में, तो कभी ये बन रही होगी ना कहीं, उस वक़्त नहीं रोका गया। इसका कहीं स्क्रिप्ट लिखा गया होगा, उस वक़्त नहीं रोका गया। जब बन गई, जब रिलीज़ हो रही होगी, सिनेमा बुक हो रहा होगा, राइट तब भी रिव्यू तो ये सिनेमा को प्रिंट दिए गए होंगे ना, सेंसर बोर्ड की जानब ठीक से है? यूएसपीज़ दी गई होंगी आज के दौर में, जिसे पहले प्रिंट कहते थे। राइट। तो उस जगह पे भी नहीं वो रुकी, उसका प्रीमियर हो गया।
वो पूरे इंडिया में हज़ारों सिनेमा में, हज़ारों स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो गई। उसके बाद जाके याद आया इंडियन हुकूमत को कि नहीं, 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 सतलुज को रोको। ये सतलुज जो है ना, 3 ये दिन हमें बाद बर्बाद कर देगी। 3 जुलाई को रिलीज़ और 5 को बैन हुई है। ठीक है? ऑलमोस्ट 3 साल। और इतने अरसे में लोगों ने डाउनलोड भी कर ली। ठीक, ठीक। ठीक है जी? ये वाकया मैं आपको एक तब बताता हूँ। एक ड्रामा था उमर शरीफ का, बकरा किस्तों पर। उसमें उन्होंने एक डायलॉग कहा था, ये उनका डायलॉग है, उसका हिस्सा है, आज भी बकरा किस्तों पर आप उठाएँ तो। एक तो ये डायलॉग था कि अगर तुम लोग गाय को माँ कहते हो तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते? एक ये डायलॉग पर एतराज़ हुआ इंडिया में। और इसी तरह का कोई एक आध उस वक़्त के कोई इंडियन शायद उनके बारे में कोई डायलॉग था, तो वो पूरे इंडिया में बैन हो गया था ड्रामा। सीडी उस दौर में, ये एक बात है 90 आफ्टर 93 90s की। ठीक। तो वो जब ड्रामा बकरा किस्तों पे बैन हो गया पूरे भारत में और उस वक़्त की हुकूमत ने बैन किया था और ख़ास तौर पे शिवसेना एक जमात होती थी और बाल ठाकरे उसके जो है ना वो एक इंतहा पसंद लीडर होते थे। और वो इतने एंटी पाकिस्तान वो जमात थी कि कभी क्रिकेट टीम जाती थी तो वो कहते थे कि हम जो है ना वो स्टेडियम की विकेट ही उखाड़ देंगे। हम जो है ना ब्लास्ट कर देंगे अगर टीम उतरेगी मुंबई या इंडिया के किसी भी शहर। इस हद तक उन्होंने ख़ास तौर पे उमर शरीफ के उस ड्रामा बकरा किस्तों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन वो पता किस तरह बिका? आपको पता किस तरह बिका? नहीं सर। वो इस तरह बिका जिस तरह हमारे यहाँ मंशियात बिकती है। छुप के मगर बेतहाशा, ठीक है? और पूरे इंडिया ने फिर वो ड्रामा देखा कि ये कौन-सा ड्रामा है जिसको बैन कर दिया गया है। क्यूरियोसिटी। एग्ज़ैक्टली। यस। तो मुझे सतलुज वाले मामले में बकरा किस्तों के वाली सिनेरियो फ़ील लग आ रहा है। रही है, फ़ील मुझे आ ठीक। रही है कि इसको जो है ना वो ये करने के लिए ये तो एक इश्यू है। मिस्टर दिलजीत का कोई रिस्पॉन्स आया होगा मैं इस। वही तो अर्ज़ कर हाँ रहा हूँ जी। ना, भाई दिलजीत को कहाँ आपने बुलाया, कॉल किया, इंडिया बुलाया, नहीं बुलाया। अगर वो किसी मुल्क में बैठा है, एंटी इंडिया कंटेंट बना रहा है, आपने उस मुल्क से दिलजीत की हवालगी का मुतालबा किया, नहीं किया। उसका पासपोर्ट की इस वक़्त कलर कौन-सा है? वो इंडियन रंग है, वो रेड हो चुका है, वो यूरोपियन है, वो अमेरिकन है, वो कैनेडियन है, वो क्या है? वो जो भी है आपने तो कनाडा में जाके सिख मरवा दिए। साबित हो चुका है। कैनेडियन अमेरिकन हुकूमतें इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं कि रा ने, आरएसएस ने इन ममालिक में जाके सिख रहनुमाओं को कत्ल किया है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में दिलजीत दोसांझ क्या बेचता है इंडियन हुकूमत के आगे और रा के आगे? उस पे हाथ आपने अब तक क्यों नहीं डाला? सतलुज आपने बैन कर दी है। राइट। तो ये मामला थोड़ा-सा इसी तरह का मुझे लग रहा है ट्रिकी। ये हमें एक ड्रामा क्रिकेट। रचाया जा रहा है। ठीक। सर वर्ल्ड कप फीफा, क्या अपडेट्स हैं? मैंने पहले भी बताया था कि मैं ना मेसी के लिए फीफा देखता था वर्ल्ड कप और अब मेसी की वजह से मैं नहीं देखता। ओह! तो फिर कोई अपडेट्स नहीं है? हुँ। जिस मेसी की वजह से मुझे फुटबॉल से मोहब्बत हुई थी, उस मेसी की वजह से मुझे फुटबॉल से नफ़रत हुई। फिर हम ना डिस्कस करें? मेसी मुझे अब मासी लगने लग गया ठीक। और वो भी फप्पे-कुटनी मासी होती है ना, जी। एक फूफो होती है ना, एक मासी होती है। हुँ। और मेसी ने ना जो मेसी की वजह से इजिप्ट के साथ किया गया, मिस्र के साथ किया गया, ओह! उसमें ना वो एक उसकी जो रौनक है, एक उसकी क्रेडिबिलिटी है, एक उसकी जो ब्यूटी है, वो माँद पड़ गई। बाँध पड़ गई। तो बहरहाल अब एक प्रोसेस है, वो तो कंप्लीट होना ही है। राइट। और क्वार्टर फाइनल जो मरहला है, वो हमारे ये शो के ऑन एयर होने तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका होगा। बिल्कुल। अभी तक के जो 2 क्वार्टर फाइनल्स हुए हैं, उसमें एक में तो फ्रांस जीता है, दूसरे में स्पेन जीता है। यानी फ्रांस और स्पेन सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर चुके हैं। नॉर्वे इंग्लैंड से खेलेगा, अर्जेंटीना स्विट्ज़रलैंड से खेलेगा। अब देखिए, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, पूरा इजिप्ट इस मैच में स्विट्ज़रलैंड को सपोर्ट कर रहा होगा। हुँ। जो न्यूट्रल होता, अगर वो हरकत ना की जाती, राइट, बिल्कुल दुरुस्त। वो सलाह का एक गोल जो है, उसको कैंसल ना किया जाता। एक मुतस्सबाना
रवैया ना होता रेफरीज की तरफ से। और एक निशान जो है, ये निशान आपने कभी देखा? फीफा में फुटबॉल के मैच में इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑफिशियल कोई प्लेयर अगर ग्राउंड में खड़ा होके इजिप्शियन कोच ने ग्राउंड में खड़े होके ये निशान बनाया, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहरहाल वो तो सबने देख लिया। अब ये है कि अर्जेंटीना स्विट्ज़रलैंड इम्पोर्टेंट मैच, नॉर्वे इंग्लैंड ये भी इम्पोर्टेंट मैच है। फ्रांस और स्पेन लग रहा था जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे थे कि वो सेमीफाइनल में क्वालीफाई करेंगे। स्विट्ज़रलैंड को सपोर्ट मिल गई बुज़े माविया में, बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई। तो अब ये है कि पिछला जो मैच हुआ है स्पेन और बेल्जियम का, उसमें स्पेन ने बेल्जियम को शिकस्त दी है। लॉस एंजेलिस में ये खेला गया क्वार्टर फाइनल। स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी है। साबिक आलमी चैंपियन स्पेन की जानिब से पहला गोल जो है वो फिबियान ने 30वें मिनट में किया, जिसके बाद बेल्जियम के डी कटोला ने 41वें मिनट में बराबर कर दिया गोल। टूर्नामेंट में स्पेन की टीम के खिलाफ पहला गोल ये स्कोर किया ने। मैच के इख्तामी मराहल में स्पेन ने दूसरा गोल करके 2-1 का फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली और 88वें मिनट में मेरिनो ने ये स्कोर किया और 2-1 ही रहा फिर एंड तक ना। एंड तक वो उन्होंने दूसरा गोल नहीं करने दिया। खुद भी नहीं कर पाए लेकिन 2-1 से वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। राइट। अब ये है कि ये आखिरी मरहला है, देखते हैं डू क्या एंड होता डाई है, है। हाँ जी। नॉकआउट मरहला है। अब उसमें कौन जीतता है? फ्रांस और स्पेन के सामने कौन आता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए देखते हैं, ये ट्विस्ट है। ये इस बार का जो वर्ल्ड कप फीफा है, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुका है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल वी गेट बैक। बाय बाय।